हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, सीटेट एग्जाम की दृष्टि से मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड में आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूँ, जिसमें हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग अपना सीटेट मैथ को लेकर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसका क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x और एक्स वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 63, तो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक छोटी सी समझने की बात है। अगर हम एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तभी तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस का 2xy इस तरीके से, तो हम पहले उसको इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया एक्स स्क्वायर, क्या दिया, एक्स स्क्वायर बाई प्लस का एक्स बाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बाई इक्वल टू 63 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई केवल इतने पोर्शन में। ठीक है, एक्स वाई इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स बचेगा, एक्स वाई निकल गया, और यहाँ पर हमारा बचेगा बाई। ठीक है, आगे हमारा कितना बचा, एक्स प्लस का बाई। ठीक है, इसको हम अगर एक ब्रैकेट में भी कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर प्लस का निशान है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर। ठीक है, प्लस से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी, इक्वल टू में है 63। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक्स प्लस बाई और एक्स प्लस बाई दोनों में है, एक पद ये है एक पद ये है, एक्स प्लस बाई हम लोग यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस बाई। ठीक है, हम अंदर क्या बचा, एक्स बाई प्लस का 1 इक्वल टू 63। ठीक है, एक्स प्लस बाई एक्स बाई प्लस का 1 इक्वल टू 63 ये आ गया। और हम लोग को क्या दे रखा है, एक्स बाई का हम लोग को मान दे रखा है, जो हम सीधे से मान लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से लगा देंगे एक्स प्लस का बाई, और यहाँ पर एक्स वाई का मान है 6 प्लस का 1 इक्वल टू 63। ठीक है, यहाँ हमारा बचा एक्स प्लस का बाई, और ये बचा 6 1 7 इक्वल टू 63। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देखें तो 7 नेम 63, सीधे से हम लोग इसको काट सकते हैं 7 नेम 63। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, एक्स प्लस का बाई इक्वल टू कितना आया हमारा 9। ठीक है, अब x प्लस बाई से हम किस तरीके से x प्लस बाई स्क्वायर कर सकते हैं, और इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें तो स्क्वायरिंग और बोथ साइड, ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम सीधे से अगर इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 नेम 81। ठीक है, क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आपको सारा प्रोसेस समझाते चला जाता है कि हम लोग को अब किस तरीके से करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2xy। हम लोग को एक्स प्लस बाई का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का, ठीक है, उसको हम लोग यहीं रोक लेते हैं। यहाँ बचा हमारा 81, उसको उस साइड ले जाएंगे माइनस का 2xy। ठीक है, इतना तो हम लोग सब आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 81 माइनस 2 गुणा एक्स वाई का हम लोग को वैल्यू दे रखी है 6, तो ये कितना आ गया हमारा 81 माइनस 6 दूनी 12। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको 11 में से 2 गए तो यहाँ बचे 9 2 11, यहाँ 7 में से, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, तो 69 हमारा आंसर आने वाला है, जो कि हमारा राइट आंसर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे दिया, फलों की टोकरी में 3 संतरे 2 सेब 5 केले हैं, यदि इनमें से यदि एक फल यादृच्छिक निकाला जाता है, ठीक है, कोई भी फल अपनी इच्छा अनुसार निकाला जाता है, तो उसके एक संतरा या एक केला होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता का क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हमारा लोग एक सिक्का होता है, ठीक है, हेड या टेल होते हैं उसमें, तो हेड या टेल होने के लिए उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिक्का उछालेंगे जब, ठीक है, तो सिक्का कितनी बार उछाला, एक बार, उसको ऊपर लिखेंगे, और सिक्के में हेड या टेल कितने 2 पार्ट होते हैं, उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सिक्का उछालने की प्रायिकता 1/2 होती है, ऐसे करके हम लोग समझ लें। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले। 3 संतरे 2 सेब और 5 केले, तो टोटल फ्रूट कितने हो गए दोस्तों, टोटल फल कितने हो गए हमारे, 3 संतरे 2 सेब और 5 केले, 5 2 7 और 10। ठीक है, टोटल फल हमारे हो गए 10।
इन 10 फलों में से टोटल हमारे उसके जो सिक्का उछाला था उसके पार्ट्स कितने थे, एक हेड होता है, एक टेल, एक चित्त, एक पट, ठीक है, 2 होते हैं, एक दोनों साइड के, एक इधर एक इधर। यहीं पर अगर एक पासा फेंका जाए दोस्तों तो पासे में कितने भाग होते हैं, उसके 6 भाग होते हैं और 1/6 पासे की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। प्रायिकता को इस तरीके से करते हैं। तो टोटल फल हमारे आ गए 10, ठीक है। अब क्या पूछा, इनमें से यदि एक फल यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार निकाला जाता है उसके संतरा या केला होने की प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या होगी, ठीक है। तो संतरा, मान लिया अगर सबसे पहले संतरा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, संतरा निकालना होगा तो 3 संतरे हैं उसमें और टोटल फल हमारे कितने हैं, 10, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे प्रायिकता, ठीक है। और आगे हम क्या देख रहे हैं, 5 केले, संतरा या केला होने की 5 केले हैं, 5 केले हैं और कितने किस में से निकाल रहे हैं, 10 केले, 10 टोटल फल हैं उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मान लिया कि 10 फल हैं, हम लोगों ने किसी थैले में किसी बक्से में बंद कर दिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 संतरे हैं उसमें, तो 3 संतरे हैं और टोटल फल 10 हैं, तो हम लोग उसको जब हाथ डालेंगे मतलब अपनी इच्छा अनुसार निकालेंगे तो वो निकालने कि मतलब कितनी बार 10 में से वो निकल कर बाहर आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। जब एलसीएम 10 आया, दोनों का सेम है, एलसीएम 10 आया तो ऊपर ऊपर का सिंपल वही जुड़ जाएगा, 5 3 8, ठीक है, 8/10। कटने वाला होगा तो काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 4/5, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग 4/5 हमारा ऑप्शन है और उसमें अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारा 8/10 आया यहाँ पर, ठीक है, 8/10 आया। जब हम किसी थैले में बक्से में जो मैंने बोला था 10 फलों को डालेंगे, वो फल हैं सेब, केला और संतरा, ठीक है। तो हमारे 8 बार वो प्रायोरिटी हमारी ये बनेगी कि 10 में से 8 बार या तो सेब निकलेगा, ठीक है, सॉरी, या तो संतरा निकलेगा या केला, क्योंकि संतरा और केले की बात चल रही है, ठीक है। तो 10 में से 8 बार ऐसा मतलब अपने सामने प्रायोरिटी सामने आएगी कि 10 में से 8 बार या तो संतरा निकलेगा या केला निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर अगर सेब संतरा और सेब की बात आती है तो हम करते 3/10 + 2/10, ठीक है, तब हमारा आता 5/10। 10 में से 5 बार प्रायोरिटी ऐसी होगी जो संतरा या केला निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रायिकता को निकालते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया यदि 11 से 199 तक संख्याएं लिखी जाएं, ठीक है, 11 से 199 तक संख्याएं लिखी जाएं तो कितनी बार 2 आएगा। 2 ऐसी संख्या है, मतलब 2 संख्या है, 1 2 इकाई 1 2 मतलब हमारी जो संख्या होती है 1 2 3 4, उसमें से पूछ रहा है कि 2 होगा वो कितनी बार आएगा जब 11 से 199 तक लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो काउंट करते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है हम लोग को। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हम लोग को एक छोटी सी बात याद करनी पड़ेगी, जैसे कि जब हम लोग बात करेंगे 1 से 100 तक, जब हम 1 से 100 तक गिनेंगे, ठीक है, तो एक जो होगा एक जो है वो कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा, ठीक है, 21 बार आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। जबकि अन्य सभी संख्याएं जो होंगी वो कितनी बार आएंगी, 20 बार, ठीक है। इस चीज़ को आप मतलब अच्छे से ध्यान कर लें। 1 से 100 तक जब हम कोई संख्याएं लिखते हैं तो एक जो है वो 21 बार आएगा और जबकि अन्य सभी संख्याएं होंगी वो 20 बार ही आएंगी, ठीक है। यहीं अगर हम कहें कि 100 से 200 तक लिखें, ठीक है, 100 से 200 तक लिखें, अब इस कंडीशन में 2 जो होगा, ठीक है, 2 जो होगा वो 21 बार आएगा और अन्य सभी संख्याएं, ठीक है, अन्य सभी संख्याएं 20 बार आएंगी। जैसे कि अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करा हमने तो 99 तक ये 20 ही बार एक आएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 100 जब बनेगा 100 में एक और जुड़ जाएगा इसलिए वो 21 बार आएगा, ठीक है। ऐसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे 100 से जब 200 तक चलेंगे तो 20 बार 2 आएगा, लेकिन 200 जैसे ही कंप्लीट होंगे 100 से 199 तक 20 बार 2 आएगा, लेकिन जैसे ही 200 कंप्लीट होंगे तो 1 2 और बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए 21 बार आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है ये चीज़ आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन हमारा दिया है 1 से 199 तक कोई संख्याएं लिखी जाएं तो क्या बोल रहा है कि 2 कितनी बार आएगा। तो जब 11 से दोस्तों, ठीक है, जब 11 से 199 तक संख्याएं लिखी जाएंगी तो 2 हमारा कितनी बार आना चाहिए। जब अगर 200 तक लिखी जाती तो 1 2 और बढ़ जाता, ठीक है। यहाँ से 1 से 100 तक 2 20 बार और फिर 100 से 200 तक 2 कितनी बार, 21 बार, लेकिन 100 से 199 तक पूछ रहा है तो वहाँ भी 20 बार आएगा, ठीक है। तो 11 से 199 तक 2 हमारा आएगा 20 दूनी, फिलहाल तो हमारा आएगा 20 दूनी
40 बार, ठीक है 40 बार आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 11 से 199 तक, ये तो हुआ 1 से 199 तक। 1 से 199 तक पूछेगा, जब 2 कितनी बार आएगा तो 2 आएगा 40 बार, ठीक है। अगर 1 से 200 तक पूछता तो 2 आता 41 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है 11 से 199 तक, 11 से 199 तक पूछा है तो 40 बार तो 1 से 199 तक आया, ठीक है। लेकिन 11 से जब स्टार्ट करेंगे तो 11 के पहले एक बार एक हमारा निकल चुका होगा, ठीक है 1 2 3 4 5, तो वहाँ से एक 2 हमारा लेस हो जाएगा, तो उसमें से एक 2 हमारा लेस हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा हमारा 39 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं आपसे पूछ लेगा कि 1 से मतलब 100 तक पूछ लेगा, आप काउंट कर लोगे, ठीक है। 200 तक पूछ लेगा, काउंट कर लोगे। कहीं पूछ लिया आपसे 1 से मतलब 500 तक कितनी बार आएगा, 1 से 1000 तक कितनी बार आएगा, तो उस पोजीशन में आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि 1 से 99 तक, 1 से 100 तक एक जो होता है वो 21 बार आता है, बाकी सभी संख्याएं 20 बार आती हैं, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन शायद ही आप लोग को देखने को ना मिलते हों, लेकिन सीटेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, संकेत दे दिया, कोई संकेत किसी मतलब त्रिभुज की आकृति का कोई दे दिया, ट्राइंगल में ए है का मतलब है a+4, ठीक है। इसका मतलब है a+4, ये इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। और जो हमारा b दिया है ऐसे मतलब बॉक्स में किसी में, उसका मतलब है b²। आपके पूछ रहा है यदि a व b संख्याएं हों तो का मतलब ज्ञात करो, का मतलब इसका मतलब ज्ञात करो, इसलिए उन्होंने सीधे से दे दिया कि का मतलब ज्ञात करो। हम लोग ध्यान से देखेंगे, जब हमारा जब हमारा इसके 3 है, ठीक है, इसका मतलब है a+4। जो हमारा ये क्रॉस जो बना हुआ है, हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब a+4 है, ठीक है, a+4 है। और ये ट्राइंगल में हमारा 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 3, ट्राइंगल की जगह 3 हो जाएगा, और इसका मतलब है a+4, तो 1 4 जुड़ जाएगा, ठीक है, 1 4 जुड़ गया। और हमारा ये वाला जो मतलब ब्रैकेट दिया है, एक जो हमारा इस तरीके का दिया है, ठीक है, ये दिया है, इसका मतलब क्या है, b² है। तो हम लोग सीधे से इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों, आपके नहीं समझ आया हो तो फिर से देख लें। हमारा जो ट्राइंगल में जो शब्द दिया है ए, इसका मतलब a+4 है। यहाँ पे ट्राइंगल में हम लोग को दिया 3, ठीक है, तो 3 की जगह, ट्राइंगल की जगह पर हम लोग लगाएंगे a+4, ठीक है, a+4 हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन a की वैल्यू हमारी कहीं दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 3, यहाँ ट्राइंगल में 3, यहाँ ट्राइंगल में a है, ठीक है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 + 4 हो गया। और ये हमारा जो वर्ग है या आयत है जो भी बना हुआ है, इसका मतलब है, वर्ग का मतलब है, आयत का जो मतलब है b है, जो भी उसमें वैल्यू है उसका मतलब है b², इसलिए हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या दे रखा है, फिर वही पोजीशन, ट्राइंगल का मतलब जो है a+4, ठीक है, ट्राइंगल का मतलब जो है a+4, और ट्राइंगल में वैल्यू दे रखी है 2, और a की वैल्यू हमारी हो जाएगी फिर 2 प्लस, और a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ट्राइंगल में a है, ट्राइंगल में 2 है, तो a की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, 2, और आगे हमारा +4 तो है ही, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। -4 है, ठीक है, 4 है, 4 मतलब ट्राइंगल में है, ट्राइंगल में है, और 4 है, 4 का मतलब b है, b² है, तो 4 का हम लोग सीधे से स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखने हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा आ गया 4 आ गया, और ये हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में के अंदर ही 4 है, ठीक है, और ट्राइंगल का मतलब है ट्राइंगल का मतलब है, ट्राइंगल में जो दे रखा है 4² हो गया इसका वर्ग का, और ट्राइंगल का मतलब हो गया a+4, मतलब हमारा एक 4 उसमें और जोड़ने वाला, ठीक है। इसका एक ब्रैकेट ये हो गया। इसको अब सीधे से सॉल्व कर लेंगे, 4 3 7 का स्क्वायर प्लस का 4 2 6 माइनस 4 चौक 16 और 4 20, ठीक है, 20 आ गया। इसको अगर आप लोग अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से देख लें। ये हमारा जो सबसे पहले तो हम देख लेंगे वर्ग है या स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में हम लोग का 4 है, और स्क्वायर का मतलब है b², अंदर b है, b की वैल्यू मान लिया 4 है, तो b² हम लोग 4² लिख दिया, ठीक है। और प्लस में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस में इसलिए करने वाले हैं क्योंकि दोनों ऐड में है, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने प्लस किया था, सीधे यहाँ भी प्लस करेंगे। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारा 4 है, और 4 है ट्राइंगल में, तो यहाँ पर a है, ट्राइंगल में a की वैल्यू हम लोग क्या 4 दी है, तो a की वैल्यू सीधे से हम लोग 4 लगा देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने किया है। अब हमारा क्या, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 49 प्लस 6 माइनस का 20, 49 में से जब 20 जाएंगे तो 29 बचेंगे, और प्लस का 6, तो ये हो गया 29 6 35, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने के लायक है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 के मध्यांक बहुलक तथा प्रसार
का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, प्रसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रसार क्या होता है, प्रसार जो होता है हमारा परास होता है। ठीक है, परास मतलब परास हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब अंतर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, और उस तरीके से हम लोग परास निकालते हैं। ठीक है, तो परास मध्यांक बहुलक, मध्यांक मतलब माध्य का, बहुलक तो आप लोग जानते हैं बहुलक, और प्रसार मतलब परास का माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले जब हम लोग माध्य का या माध्य निकालते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को हम लोग क्या करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6 है, फिर 6 है, 6 6, फिर हम लोग का 8 है, फिर 8 है। ठीक है, 6 6 8 8। अब क्या आया हमारा, 9 आया, फिर 9 आया, और फिर 9 आया, 9 आया, 9 आया, 9 आया। ठीक है, अब लास्ट संख्या हमारी क्या बची, 14। ये हुआ हमारा आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, माध्यांक, माध्यांक मतलब माध्य का निकाल लेंगे। माध्य का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 संख्याएं हैं, 8 पद हैं, तो n बराबर 8, यानी कि बोले तो सम। ठीक है, n बराबर 8 है, सम है, तो सम पर हम लोग माध्य का कैसे निकालते थे, 1 2 3 4 चौथा पद, 1 2 3 4 चौथा पद। ठीक है, बीच के दोनों पदों को जोड़कर और उनका आधा कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग माध्य का निकाल देते। माध्य का निकालने के लिए 8 + 9 बटा 2। ठीक है, 9 8 17 बटा 2, 17 बटा 2 मतलब 2 8 16, 8.5 हमारी माध्य का आ गई यहाँ से। और क्या दिया है, बहुलक। बहुलक हमारा क्या आएगा, हम लोग बहुलक देख लें। बहुलक मतलब बार बार आने वाली संख्या, तो बहुलक हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें 6 6 8 8 9। ठीक है, 9 हमारा 3 बार है, तो बहुलक हो गया हमारा 9। अब क्या पूछ रहा है, प्रसार। प्रसार मतलब परास। ठीक है, परास को हम लोग कैसे निकालते हैं, परास निकालते हैं हम लोग सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है 14 और इसमें सबसे छोटी संख्या है 6। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब क्या पूछ रहा है, इसका माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 8.5 माध्य का है, प्लस 9 हमारा बहुलक है, प्लस 8 हमारा परास है। पदों का योग 1 2 3 पद हो गए, अपन पदों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको सबको जोड़ दें। 9 8 17 17, 8 दूनी 16, 16 9 25। ठीक है, 9 6 15, 25.5, 25.5 आ गया, डिवाइड बाई 3। इसको काटेंगे, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 बचा 1, 15 हो गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3 पंजे 15। तो इसका माध्य आ गया हमारा 8.5। ठीक है, 8.5। अगर इस तरीके से आप लोग माध्य का निकालना नहीं जानते हैं, तो अगर आप लोग फार्मूले से करेंगे तो माध्य का कैसे निकाल लेते हैं, n/2वां पद। ठीक है, 2वां पद प्लस के लिए n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ये करा, और इसके पूरे डिवाइड में फिर 2, और इसके आगे भी लगा देंगे वहाँ पद। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं n बराबर सम के लिए। ठीक है, और n बराबर जब हमारा विषम होता है, n बराबर जब विषम होता है तो माध्य का निकालते हैं सीधे से n + 1/2 वहाँ पद। ठीक है, 2 वहाँ पद, इस तरीके से निकालते हैं। तो चाहे तो आप सम पद होने पर, चाहे तो सम होने पर इस तरीके से निकाल लें, या सीधे से क्या करें, दोनों को जो मध्य पद हो उन दोनों को जोड़कर और उनका आधा कर दें। ठीक है, इस तरीके से भी माध्य का बहुत आसानी से निकालते हैं। ठीक है, कहाँ आप इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाते रहोगे, सीधे से आप अगर सम है तो दोनों बीच वाले पदों को जोड़कर इसका सीधे से हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आंकड़ों के हिसाब से क्वेश्चन दिया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसका तरीके का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछता है। हमें कोई फिगर दे रखा है, ग्राफ बना के दे रखा है, इसकी मतलब पोजीशन दे रखी है, जनवरी का इतना, फरवरी का इतना, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून का, सब इतने दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें दे रखा है बिक्री दर दे रखी है, और जो दे रखी है 10 लाख रुपए में। ठीक है, मतलब 10 लाख के हिसाब से बिक्री दर दे रखी है। और क्वेश्चन कह दिया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स मतलब ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक होंगे। पहला अप्रैल और मई में। ठीक है, क्रमागत पूछ रहा है, अप्रैल और मई, मई जून, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे से अप्रैल का और मई का आमने सामने रखकर इन दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे, हम लोग को पोजीशंस पता लगती चली जाएगी। सबसे पहले हम लोग अप्रैल और मई का देखते हैं। ठीक है, पहले का देखते हैं, ए का। ए में हम लोग को अप्रैल में क्या दे रखा है, अप्रैल में हम लोग को दे रखी है दर सबसे 4.75। ठीक है, इसको घटा देंगे किस में से, अप्रैल के बाद में मई है, मई का हम लोग का क्या दे रखा है, मई का दे रखा है हम लोग का सीधे से, मई का दे रखा है दोस्तों 3.75। 3.75। ठीक है, 4.75 में से 3.75 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन हमारी बिक्री दर जो दे रखी है लाख में दे रखी है। ठीक है,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख में दे रखी है, तो 10 लाख से इसकी सीधी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ये आया हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, और बी वाले को देख लेते हैं। बी वाला हमारा क्या दे रखा है, मई और जून। मई का क्या दे रखा है दोस्तों, मई का दे रखा है हम लोग का 3.75। ठीक है, जून का क्या दे रखा है, जून का दे रखा है हम लोग का 4.25। ठीक है, तो ये तो माइनस में आएगी। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि क्रमागत दे रखा है दोस्तों, तो इसको हम लोग यहीं छोड़ने वाले हैं। सी में हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमारा वैसे ही ऑप्शन ही गलत हो गया। सी को देख लेते हैं हम। सी में क्या दे रखा है, जनवरी और फरवरी। ठीक है, जनवरी और फरवरी, इसको आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं। 3.75 माइनस 3.5 के आगे 0, कोई बात एक ही होती है। तो यहाँ से हमारा कितना बचा, 0.25, और इसको 10 लाख, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। इसमें से 2 जीरो कम हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो बचेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2.5 लाख हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 2.5 लाख, और ये है हमारा 10 लाख। अगला हमारा क्या बचा, फरवरी मार्च। डी का देख लेंगे दोस्तों, फरवरी मार्च है, फरवरी और मार्च, ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्रमागत जब निकालेंगे तो ये भी माइनस में आने वाली है। हमारे 2 ऑप्शन बचे, ए और हमारा ऑप्शन बचा सी। अब ए और सी में हम लोग देख लेते हैं किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक है। तो जनवरी, ठीक है, पहला हमारा क्या था, अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई जो ऐसे क्रमागत महीने हैं जिसमें बिक्री दर, जो बिक्री की दर है ऑटो सेल्स में जो बदलाव हो वो सबसे अधिक, यहाँ पर 10 लाख का, यहाँ पर 2.5 लाख का। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना, अप्रैल और मई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन है, तो धनात्मक संख्या एक्स व वाई व्युत्क्रमानुपाती है, यदि एक्स में 10% की वृद्धि हो तो वाई में कितने % की कमी होगी। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती की बात आती है दोस्तों, आप लोग को पता होगा एक्स का व्युत्क्रमानुपाती 1/x होगा, और बाई का अगर पूछेगा तो बाई का व्युत्क्रमानुपाती 1/x होगा। मतलब वो संख्या उसके खुद के 1 के बटे में पहुंच जाती है जो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जब x और बाई फॉर्मेट में है तो संख्या y/x के फॉर्मेट में हो जाएंगी, जब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तब। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी एक सिंपल सी बात। अगर हम लोग देख लें कि x की वैल्यू 100 हो, ठीक है, x की वैल्यू 100 हो, जब इसमें 10% की वृद्धि हुई तो ये 110 हो जाएगी। ठीक है, और हमारी y की वैल्यू भी 100 मान लिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कितने % की कमी होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी, सीधे से हम क्वेश्चन में इसको पुटअप कर देंगे। बाई में कितनी होगी, एक्स में जब 100 है वैल्यू और जब 10% की वृद्धि हुई तो एक्स के मुकाबले बाई में 10% की कमी, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। ठीक है, तो 10% की ही कमी रही होगी बाई में, कितने पर, एक्स जब 110% हुआ जब, और परसेंट के लिए हम लोग लगा देंगे गुणा 100। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाई की % की कमी निकाल लेंगे। ठीक है, जब यहाँ से 0 से एक 0 काट देंगे, ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 11, सीधे से यही % हम लोग निकाल देंगे, 100/11%। ठीक है, या तो 100/11% या फिर हम लोग करने वाले हैं 11 निम्न 99। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सीधे सा एक लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज की सममिति रेखाएं ज्ञात करो। सममिति रेखाओं की संख्या किसी समांतर चतुर्भुज में कितनी होगी। मान लिया कोई समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, इसमें सममिति रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों। जब मैं आप लोग को इसकी पेडागोजी कराऊंगा उसमें आप लोग को कराऊंगा कि सममिति रेखाओं की संख्या जो होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रेखाओं से काटते हैं, मतलब डॉट पेपर पर सममिति रेखाओं की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, डॉट पेपर मतलब हमारा जो A4 साइज सीट होती है उस पर इस तरीके से 2 रेखाओं से काट दिया, वो हमारी सममिति रेखाएं हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जब इसको हम 2 रेखाओं से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काटेंगे, इसके चतुर्थांश में इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 में, तो ये सममिति रेखाओं की संख्या होगी। क्या होगी, एक ये है हमारी सममिति रेखा L और एक ये है सममिति रेखा M। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब सममिति रेखाओं की संख्या इसमें 2 होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 और 18 से पूरी तरह भाज्य हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हर बार में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन सारे नंबरों के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करके हम लोग वो संख्या निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हम लोग को ऐसे तो पता नहीं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड करके। ठीक है, सबसे पहले हम इसको काट देंगे, 2 पंजे 10,
2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 नियम 18। ठीक है, अब इसको किससे काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो पहले हम लोग 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 15 नहीं कटेगा और 3 3 9। ठीक है, अब क्या कटने वाला है इसमें, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 2 नहीं कटेगा, 5 3 15, इधर बचा हमारा 3। ठीक है, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 एकम। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखें तो 2 गुणा 1 2 यहाँ पर बचा है। ठीक है, 2 हो गए, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और क्या बचा हमारा, सिंगल बचा 5। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका जोड़ा बनाने के लिए हम लोग को 5 से और डिवाइड करना पड़ा, 5 से इसमें और गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई हमारा आने वाला है 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120, क्या आया, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 3 36, 5 3 15, 3 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ये आया हमारा 180। तो इसका एलसीएम आया, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग लाने के लिए 1 5 की कमी और पड़ रही है। तो 18 पंजे 5 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90 और 1 0, वो पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी, जो 10 12 15 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया 2 - 9, इसका ब्रैकेट दिया, इसकी पावर दी है 0, प्लस 2 की 3 की पावर 2 और डिवाइड का चिन्ह है 1 + 3 को हल करो। वैसे तो इस क्वेश्चन को हल कराने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन इस एक फॉर्मेट की वजह से इस क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस किसी की भी पावर जब 0 लग जाती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट की पावर 0 लगी तो इस पूरी ब्रैकेट का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 3 3 9 और ये डिवाइड का चिन्ह है 1 + का 3। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवाइड मल्टीपल ब्रैकेट्स, बोर्ड मास, ब्रैकेट्स और डिवीजन। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे 1 + 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, प्लस का 3, 9 1 10 और 3 13। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मेट की वजह से इन्होंने इस क्वेश्चन को रख दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया हमने, एबीसी एबीसी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी सी, तभी तो हुआ समद्विबाहु। कोण बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री, कोण बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री। बी सी को डी तक आगे बढ़ाया, बी सी है, बी सी को आगे बढ़ाया हमने कहाँ तक, डी तक। ठीक है, सी यहाँ पर सी को हटा लेते हैं, बी सी को डी तक आगे बढ़ाया, ये पॉइंट है हमारा सी, डी तक आगे बढ़ाया, सी को हम लोग यहाँ रखते हैं, आगे बढ़ाया। यदि सी ई लंब है बी डी पर, ये दोस्तों साइन होता है ये वाला इस तरीके का, ये लंब का साइन होता है। तो कह दिया है सी ई लंब है बी डी पर, बी डी पर लंब कितना है, सी और ई। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा है ई, ई जो है सी ई लंब है, सी ई लंब है बी डी पर, लंब बी डी पर हो तो कोण ई ज्ञात करो। अब पूछ रहा है कोण ई ज्ञात करो, कोण ई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है। आगे क्या दे, जबकि कोण डी दिया है 45 डिग्री, कोण डी दे रखा है हम लोग को 45 डिग्री। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब भी किसी सीधी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है ऊपर या नीचे, तो लंब जो होता है उस सीधी रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको केवल उलझाने के लिए दिया है। ठीक है, मोस्टली हम लोग को इस पर काम करना है। जब लंबा डालेगा 90 डिग्री 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 और 45 कितने हो गए, 90 और 45 135 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे 135 डिग्री को, तो 10 में से 5 गए, यहाँ पर बचे 5, 7 में से 3 गए 4, तो 45 डिग्री। तो कोण ई आ गया हमारा 45 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन केवल आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है। आप उसने पूछा तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग सीधे से कर देंगे 90 डिग्री 45 और 45। ठीक है, 9 9 दूनी 18, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, कोई संख्या दे रखी है 3.75 × 10⁻⁷, 3 × 3 सही 3/4 × 10⁻⁷, 375 × 10⁻², 9 और 3/8 × 10⁻⁷ दी है। ठीक है, कोई संख्या दी है, इनमें से कौन सी संख्या है जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्यों ना इसी को सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तभी हम लोग उसके बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा जब हम लोग क्या करते हैं,
जब दशमलव जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, माइनस में चलती है, ठीक है, बढ़ती है। और जब दशमलव को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, वो प्लस में बढ़ती है, ठीक है, प्लस में बढ़ती है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। दशमलव जब यहाँ पर दशमलव को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, 3.75 पर अगर हम इसको ले जाएं तो दशमलव कितने स्थान बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान बढ़ा, गुणा 10 की पावर -7 हो जाएगा। राइट साइड जाएगी तो पावर माइनस में जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में मतलब करा होगा इंटर क्लास में, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने करा होगा, ठीक है। पावर जब राइट साइड जाती है तो पावर माइनस जाती है, और दशमलव जब राइट साइड जाता है तो पावर माइनस होती है, दशमलव जब लेफ्ट साइड जाता है तो पावर प्लस होती है, ठीक है। तो इसका तो हमारा इकट्ठा करके हम लोगों ने 3.75 10⁻⁷ निकाल दिया, ठीक है। तो पूछा है इतनी संख्याएं हैं, इनमें से कौन इसके बराबर नहीं। तो पहली संख्या तो इसके बराबर है, सीधे से हम लोग वही निकल गए 3.75 10⁻⁷, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 3 सही 3/4 गुणा 10 की पावर -7, 4 3 12 3 15/4, 4 3 12 3 15/4 गुणा 10 की पावर -7। 15/4 को जब हम सॉल्व करेंगे, 4 3 12, ठीक है, 3 बचे, 4 3 12 3 बचे, 30 हो गए, 4 7 28, 2 बचे, दशमलव लगा के 0, 4 5 20, ठीक है। तो ये भी इसके बराबर है, 3.75 के ये भी बराबर है। क्या बचा हमारा 375 गुणा 10 की पावर -9। हम लोग को तो इसके बराबर लाना है, तो क्यों ना दशमलव 2 स्थान पीछे हटा दें, ठीक है। जब किसी संख्या कोई इकलौती संख्या होती है तो उसका दशमलव क्या होता है, ये रुपए हैं, ठीक है, दशमलव राइट साइड होता है। दशमलव को 2 स्थान जब हम लोगों ने पीछे हटाया तो यहाँ पर पावर 10 की पावर -9 है, दशमलव को 2 स्थान पीछे हटाया, लेफ्ट हटाया तो पावर हमारी प्लस होगी। तो ये भी हमारा हो गया 3.75 गुणा 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये भी हमारे इसके बराबर है। हमारा बचा 3/8 गुणा 10 की पावर -7। 8 को और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दशमलव लगा के हम लोग बढ़ाएंगे 0 सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा होगा 8 3 24, 8 3 24, कितने बचे, 6 बचे, 6 है, दशमलव तो है ही, 0 हो गया, 60 हो गया, 8 7 56, 8 7 56, उधर बचे 4, ठीक है, 8 5 40, और इसका मतलब आया 0.375। आगे क्या दे रखा है हमारा 10⁻⁻7। दशमलव 2 स्थान राइट साइड हटाएंगे तो पावर माइनस जाएगी, एक स्थान हटाएंगे 3.75 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा -8। तो यही ऐसी संख्या है जो इसके बराबर नहीं है। 3/8 गुणा 10 की पावर -7 जो है वो 0.00 जो भी है 3.57 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, कोई संख्या दी है 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचने वाला है, ठीक है। 3 की पावर 98, जब पावर अनलिमिटेड दी होती है, बड़ी से बड़ी दी होती है, मैंने आप लोग को बताया था जितनी भी पावर हो उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लें। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, ठीक है, 18 हो गए, 4 चौक 16। अब कितने बचे, 2 बचे, तो 2 यहाँ से हमारा शेष बचा, ठीक है। 24 चौके 96, 2 शेष बचने वाला है, ठीक है। 2 शेष बचा, उस 2 को इकाई अंक की घात बना देंगे। इकाई अंक इकलौता 3 ही है, अगर और भी अंक होते तब भी 3 की ही घात बनाते। तो 3 3 9 हो गया, 9 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 5 एकम 5, 4 बचा, 4 शेष बचा, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसकी जब संख्या को 5 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, सीमा, अनीस, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं उनमें ज्ञात करो कि कौन सा व्यंजक सही है, ठीक है। इनके ये व्यंजक दे दिए गए हैं, सीमा का ये है, अनीस का ये है, आशा का ये है, टेसी का ये है, ठीक है। व्यंजक दे दिए गए, इनसे मतलब ये है कि बोर्ड मास रूल इसमें आप लोग से फॉलो करवा रहे हैं। आप ज्ञात करोगे बराबर के जो लेफ्ट साइड की जो मतलब जितनी भी अंक हैं लिखे हुए उनको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करने पर बराबर के दूसरी साइड है जो इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करते हैं हम लोग बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सीमा का देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना होगा डिवीजन, ठीक है। तो 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8, 2 से 8 काटेंगे, 2 चौक 4 बचा, प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पर बचा हमारा प्लस का 4, इधर बचा 4 एकम 4, 4 और 4 बराबर कितना हो गया 8। तो ये तो व्यंजक हमारा सही है। पूछ रहा है कौन सा व्यंजक सही है, ये सही है। अब इसमें करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बचा, प्लस का 6 और 2 प्लस का 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, और इसका इधर बराबर है 4, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, माइनस का 2, यहाँ करेंगे मल्टीप्लिकेशन
3 दूनी 6, 6 माइनस के 2, 6 और माइनस के 2, ठीक है, 6 और माइनस के 2 कितने बजे, 4 और 9, 9 और 4 13, 13 इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा व्यंजक गलत है, ठीक है, बराबर नहीं। इसको देख लेते, 3 नेम 27, यहाँ 9 बचे, 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचा, बराबर 21। तो ये भी व्यंजक हमारा सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सीधे से आंसर हमारा निकल आएगा, सीमा वाला व्यंजक जो है वही राइट आंसर है, ठीक है, जो हमारा 8 बराबर 8 के बराबर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, डी बराबर इतना दिया, तो ज्ञात करो कि कौन से व्यंजक बराबर हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फिर से ये हमसे सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे कौन से व्यंजक बराबर हैं। सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे, 3/4 और भाग में है 5/6, ठीक है। जब भाग में कोई कंडीशन होती है, इसको जब गुणा में लेकर आते हैं तो अंक हमारे उलट जाते हैं। तो हमारे 5/6 था, उलट के हो गया 6/5। सारा कुछ अर्थमेटिक में मैंने आपको बोर्ड मास में A to Z कवर अप कराया हुआ है, ठीक है। उससे आपको कोई दिक्कत होती है आप लोग वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, कटने वाली चीज़ काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर आया 3 3 9, नीचे आया 2 2 पंजे 10, ठीक है। इस तरीके से पहले का आया ए का। बी का देखेंगे, बी का आया हमारा, बी को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। बी का हमारा क्या है, 3 भाग, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ये भी भाग में, इसके आगे भी भाग में, तो ये हो गया हमारा 4/5, सीधे से इसको लिख देंगे, और ये आया भाग में 6, ठीक है। जब सारी चीज़ भाग में दी होती है और उसको जब गुणा में करना होता है तो 1/, में कर लेते हैं। जब 1/, में 4/5 करेंगे, तीसरा पद ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा जी, और गुणा में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। सारा पद उलटते चले जाते हैं, 6 हो जाते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, ये आया 5/8, ठीक है। ये बी की वैल्यू आई। अब सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सी बराबर हम लोग को क्या दे रखा है, वही पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सी में 3 डिवाइड, तो वैसा ही लिख लिया हमने, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4/5, ठीक है, 4/5, और बाहर भी इसके भाग में कितना दे रखा है, 6। तो अभी मैंने बताया था जब भाग से गुणा में करते हैं तो अगर बटे में है तो अंक उलट जाते हैं, और बटे में नहीं है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बटे में पहुंच जाती है। सीधे से इसको फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, ऊपर आया 5/4 दूनी 8, ठीक है। तो सी की वैल्यू आई 5/8। अब डी देख लेते हैं, 3, इसको सॉल्व करेंगे 5/6, डी बराबर है 3 डिवाइड 4 गुणा 5/6, क्योंकि इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और ये तो हमारा 5/6 में है ही। तो 4 2 दूनी 2 3 6, तो यह है हमारा 3 डिवाइड 2 पंजे 10/3, ठीक है। अब इसको जब गुणा में करेंगे हम लोग तो ये 3/10 आ जाएगा। तो यह आया हमारा 3 3 9/10। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से व्यंजक बराबर हैं, तो ए सीधे से लिख देंगे, ए बराबर है डी के, ठीक है, और सॉरी ए बराबर है डी के और बी बराबर है सी के। इस तरीके के आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, इसकी 5/8, इसकी 5/8, इसकी 9/10, इसकी 9/10, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। सबसे छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो अंश है, अंश में या तो हम 0 लगा दें और उसको सीधे जो भी हर में दिया उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0 लगाने के बाद उसको डिवाइड करने में आसानी होती है, ठीक है। अगर उसको डिवाइड नहीं करना चाहते, हम लोग 0 नहीं लगाना चाहते, तो हम सीधे भी देख सकते हैं। जैसे कि 99/100 है, 2 0 हैं तो 2 स्थान पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.99 हो गया जी। इसको काटेंगे 17 चौके 68, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 आएगी। इसको काटेंगे 25 से पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 25 8 200, ठीक है, 25 8 200, और इधर है हमारा 40, तो 40 आया, 0 4 बचा, 25 8, इधर कितना हो जाएगा, 240 हो गया, 25 9 में 225 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 8 नहीं होगा, क्योंकि 25 9 में 225 भी तो हो रहा है, 25 9 में 225, और बच्चे हमारे कितने 15, 1 0 लग जाएगा, 25 छक्के 150, ठीक है। इसको करेंगे 11 9 99, ठीक है, दशमलव लगा के 11 9 99, और 11 9 99 बचा 1, फिर से हमारे 10 हो गए, फिर 11 से काटेंगे 10 को, दशमलव लगा के 0, 11 9 99 बचा 1, दशमलव तो है 0, अब इससे काम नहीं चलेगा तो 0 बढ़ा के 0, 11 9 99, 9 0
इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी की बात आए तो 4 सबसे बड़ी संख्या है, और मतलब सबसे बड़ी भिन्न का रूप है, सबसे बड़ी भिन्न हमारी निकलेगी ये, ठीक है। अगर भिन्न की बात करें कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, और सबसे छोटी की बात करें तो इसको काट पीट कर सबसे छोटा हमारा कितना आया, 0.99 आया, 0.96 आया, और ये पॉइंट केवल 9 आया, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न जो होगी हमारी ये 0.90 है, ये किसकी वैल्यू है 10/11 की, तो 10/11 जो है इसका राइट आंसर है, सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया आकृति में पी क्यू बराबर टी आर दिया है, पी आर बराबर टी क्यू, तो त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। त्रिभुज की जगह त्रिभुजों होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुजों की प्रकृति ज्ञात करो। त्रिभुज किस प्रकृति के हैं, आकृति दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू बराबर टी आर। तो हम लोग देख लेंगे पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, टी आर, बाहर की भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी आर बराबर टी क्यू। अब क्या देखा, पी आर ये भी बराबर है टी क्यू के, ठीक है। टी क्यू के बराबर है पी आर। तो पूछ रहा है त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी, तो सीधे से दोस्तों जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं जैसे कि इसकी ये बाहर की भुजा बराबर है, ये बाहर की भुजा बराबर है, ठीक है। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है टी आर पी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं इसका, जब पी क्यू आर है तो इसको भी यहीं से पॉइंट करेंगे टी आर, ठीक है, टी आर और क्यू। इस तरीके से जब दो त्रिभुजों में जब दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि पी क्यू बराबर इस वाले त्रिभुज की, इस वाली पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की बाहर की भुजा से सेम बराबर है, और फिर अगली भुजा भी इन दोनों की सेम है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। तो हम लोग सीधे से कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर कितने होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम मैंने आप लोग को बताया था, ये चिन्ह होता है सर्वांग सम का, त्रिभुज होगा टी आर पी, ठीक है। त्रिभुज टी आर पी। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है दोस्तों, आंसर इस तरीके से दे सकता है, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होगा त्रिभुज टी पी आर, इस तरीके से भी दे सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बीच वाला कोड ले रहे हैं, पी क्यू आर में जो भी कोड बीच का होता है, ठीक है, पी क्यू आर कोड हमारा हमेशा बीच वाला होता है। इसमें अगर बीच का कोड कोने वाला ले रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज में बीच का कोड कोने वाला ही लेंगे, तो इसमें लेंगे टी आर पी, ठीक है। टी आर पी ये हमारा राइट आंसर होगा, और जबकि इसमें भी टी आर पी है लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज की प्रकृति कैसी, तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज की प्रकृति है सर्वांग सम त्रिभुज हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कंटेंट पसंद आता है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल के साथ, और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिस सेट थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहें चैनल पर दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।